यस बच्चों, आपको मॉर्निंग है आपको। और मैं माई सेल्फ डॉक्टर शांत कुमार। हाँ, तो मैं आपको सेकंड सेम के जो हमारे बच्चों को मैं बता रहा था कि अगर आपका पद्य साहित्य का ज्ञान हमको सौंपना हो बच्चों को, तो हम उसके लिए कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं, क्या उसकी विधियाँ होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पद्य का ज्ञान देने के लिए जो विधियाँ जो आपकी हैं वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली आपकी विधि है बाल गीत तथा नाट्य विधि। तो ये बातें तो आपको सबको पता ही हैं कि जब आपका बालक बच्चा होता है तो वह क्या होता है कि वह बालकों के लिए बाल गीत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और बाल गीतों में क्या है कि इनको बालक आसानी से ध्यान लेता है, याद कर लेता है, और गीतों को सुमधुर स्वर ताल के साथ में गाते हुए बालकों को बहुत ही आनंद भी आता है। और जब वह सभी के साथ में, और जब वह सभी के साथ में संवेद आपके स्वर में जब वह गाते हैं, तो वह बाल गीत उनको लंबे समय तक उनको याद बने होते हैं। तो हमको यह चाहिए कि यह प्रणाली जो है वह बालकों के लिए भी आपकी हो, लागू हो, ताकि बालकों को हम बाल गीतों के माध्यम से हम पद्य साहित्य का उनको ज्ञान दे सकें। और यह मतलब छोटी कक्षाओं के लिए पद्य साहित्य के ज्ञान प्राप्ति के लिए बेहतरीन साधन हो सकता है। और खेल खेल में ही बालकों को बहुत सारे गीत भी याद हो जाते हैं। तो क्या है कि अगर हमको पद्य साहित्य में बालकों की जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, तो से बेहतरीन साधन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और इसके द्वारा क्या है कि हमको पद्य साहित्य भी कंठस्थ हमको याद हो जाता है। तो और यह विधि के द्वारा बालक अभिनय भी करना सीख जाता है, कि एक्टिंग भी बच्चे को आ जाती है। मतलब यहाँ वहाँ हाथ फेंकना, यूँ ऐसे ऐसे करके बात करना, है ना। तो ये दोनों ही प्रकार से बालकों के लिए पद्य साहित्य ज्ञान के लिए ये दोनों ही आपके बाल गीत और नाट्य प्रणालियाँ ये दोनों ही बेहतरीन हैं। और यह भी हमको ध्यान रहे कि बालक जो है वह बहुत ही मधुर आपके स्वर में गाए, न कि अपना गला फाड़ फाड़ दे गाए, ताकि सुनने वालों को बुरा लगे, है ना। और यह भी हो कि वह दूसरे अंगों का जो संचालन है वह भी ज़्यादा ना हो, वरना स्वाभाविकता और काव्यपाठ से बच्चे काफ़ी दूर चले जाएंगे। गीत प्रणाली आपकी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। अब बालकों को प्रारंभ से ही गीत और संगीत के को बहुत उन्हें पसंद होता है। तो यह प्रणाली में पहले प्राध्यापक आपका गीत बताता है, फिर कक्षा में बालक प्राध्यापकों के साथ जो गाए हुए गीत को बाद में गाते हैं, और फिर कक्षा में जो भी आपके वो जो गीत गाए जा रहे हैं उनका सुर, लय, ताल, तार चढ़ाव के साथ में जोर जोर से बोल करके उनको याद करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो होते हैं गीत, ये आपके सहज होते हैं, सिंपल होते हैं, और यह दूसरों को देखने में भी बहुत ही अच्छे प्रतीत होते हैं। जैसे टन 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 टेलीफोन, हेलो बोल रहा है कौन, पापा बोल रहे हैं आप, टॉफ़ी लाना गिनकर 8, है ना। तो ये जब बच्चे वो करते हैं, याद करते हैं, तो बाल गीत और नाट्य प्रणाली आपकी जो विधि है वो बहुत ही लाभदायक विधि है। सेकंड आपकी अभिनय प्रणाली। यह प्रणाली में क्या है कि गीत के साथ साथ बच्चे आपके एक्टिंग भी करते हैं, और यह प्रणाली में पद्य का भाव व व्याख्यान उसका वह ढंग से समझ जाते हैं। और पहले प्राध्यापक सस्वर वाचन कर उन्हें अंगों के द्वारा बताता है, फिर प्राध्यापक को ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हुए बालक भी वैसे ही प्रकार का अभिनय करना सीख जाते हैं। जैसे कुत्ता बोला भाव भाव, भीगी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला, कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। इस कविता का जो
विनय है वह यार एक बालक बने कुत्ता, एक बालक बने बिल्ली, तो भी बन करके यह प्रस्तुत किया जा सकता है ना। इसलिए आपकी शब्दार्थ कथन विधि, तो यह क्या है कि आजकल विद्यालयों में दोषपूर्ण प्रणाली आपकी प्रचलित है। इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक एक एक पंक्ति में आए वाक्यों का और शब्दों का भावार्थ बताता है, और पद्य पाठ और गद्य पाठ की भांति यह भी नीरस और यंत्रवत ही चलता है। यह प्रणाली के द्वारा काव्य शिक्षण के एक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए यह पद्धति जितनी जल्दी हो सके यह त्याग देनी चाहिए, और इस प्रणाली द्वारा बनाए गए आपके शिक्षण जो कार्य हैं वह कविता का जो आनंद है वह तो नहीं देते हैं, साथ ही साथ यह परंपरागत विचारों में और बालकों को बांधने का प्रयास करते हैं। तो फिर भी यह प्रणाली इतनी ज़्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी कोई भी इस प्रणाली को त्यागने के लिए सहमत नहीं है। और यह प्रणाली का स्वागत केवल टीचर ही जो करते हैं। इसका पहला कारण है कि पाठ्यक्रम में अत्यंत कठिन कविताओं का समावेश, मतलब जो हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमको बच्चों को बहुत ही कठिन कविताएं पढ़ने को दे दी जाती हैं। तो अध्यापक क्या करता है कि बार बार उनका जो कठिन शब्दों का जो मतलब है वह बताता हुआ चलता है, और पाठ्यक्रम में अत्यधिक कविताओं को निर्धारित करना और कविता के प्रति बच्चों का प्रेम ना होना। मतलब पाठ्यक्रम में ज़्यादातर 4-5 रहें कोई, लेकिन नहीं, वहाँ पर बहुत सारी होती हैं कविताएं, तो बच्चे भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। और अगर वैसा हो कि कविता की जो संख्या में कमी हो और काव्य सौष्ठव और काव्य सौंदर्य की ओर अगर प्राध्यापक का ध्यान जाए तो बालकों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक ये चीज़ दिखाई देगी। अच्छा, चौथी आपकी जो प्रणाली है वह प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली है। चौथी पांचवी है आपकी व्याख्या। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तव में यह प्रणाली आपके जो पाठ जो होगा, अध्याय जो होते हैं, ध्यान के लिए तो ये प्रणाली आपकी सही है कि यहाँ पर ये प्रणाली का प्रयोग कर लंबी चौड़ी वर्णनात्मक, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक पद्य साहित्य को पढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हमको बालकों को बहुत ही बड़े बड़े वर्णन करने हो, कथाओं की व्याख्या करनी हो, ऐतिहासिक कविताओं का वाचन करना हो, उनका भाव समझना हो, तो यह प्रणाली बहुत ही लाभदायक है। यह विधि में क्या होता है कि संपूर्ण कविता का खंडान्वय किया जाता है, मतलब उसको खंड खंड में बांट दिया जाता है, और फिर वह ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि जिससे प्रश्नोत्तरों द्वारा ही भाव विश्लेषण किया जा सके और संपूर्ण कविता का भाव भी स्पष्ट किया जा सके। ये प्रणाली में प्रश्नों के उत्तर द्वारा भावों को स्पष्ट किया जाता है। मतलब हम प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं, और वह जो उत्तर आता है वह उत्तर का भाव से ही हम उसका स्पष्टीकरण पाते हैं। ऐसी कविताओं में जिनमें काव्यात्मकता कम होती है वहाँ यह प्रणाली अपनाई जाती है। जैसे कि आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की कविताएं हैं, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तो ये क्या है कि ये सीधी सीधी कविताएं हैं, और ये प्रणाली में आपकी क्या है कि कविताओं के माध्यम से हम बालकों को, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम बालकों को काव्य का बढ़िया ज्ञान प्रदान करते हैं। पांचवी आपकी
प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली आपकी। व्याख्या प्रणाली कहती है कि माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में ये प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक पद का भावार्थ, शैली, प्रसंग, काव्यात्मक सौंदर्य, उसका भाव व्यंजना, सब पर ध्यान दिया जाता है। और यह छोटी कक्षाओं में यह प्रणाली भी पूर्ण रूप से अपनाने के योग्य नहीं है। प्राचीन कथाओं, काव्य को पढ़ने के लिए ये प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम माना जाता है। और यहाँ पर आपके अर्थ कथन के साथ साथ भाव स्पष्टीकरण पर की सौंदर्यानुभूति पर बल दिया आता है। ये विधि में आपके अध्यापक क्या करते हैं, सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। मतलब क्या होता है कि प्राध्यापक तो व्याख्या बता रहा है, उसकी भाव को, काव्य को पढ़ के पूरी व्याख्या बता रहा है, लेकिन बच्चे कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, तो उनको ये बोरियत वाली प्रणाली मालूम पड़ती है। लेकिन यह छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि नहीं है। तो व्याख्या विधि जो है वो बीए और जो उससे बड़ी कक्षाओं के लिए तो सही है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए इतनी लाभदायक नहीं है। फिर आपकी अगली आती है व्यास। आपकी पॉइंट नंबर आपका 6 में आती है आपकी व्यास प्रणाली। पॉइंट नंबर आपकी आती है 7 का तुलना। और पॉइंट नंबर 8 पे आपकी आती है हमेशा। और नंबर आपकी आती है 9 पर आती है हमारे आदर्श। और नंबर 10 पे आती है रसास्वादन। ये आपकी प्रणालियाँ यहाँ पर बताई गई हैं 10, और हमने आज आपको बता दी हैं 5। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले इन 5 पर अपना जो ध्यान है वह केंद्रित करें। बाद वाली जो 5 जो प्रणालियाँ हैं मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। और बहुत ही आपको मैं शीघ्र ही ये सारे व्याख्यान करूँगा। तब तक अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें और अपनी सारी बातों को पढ़ते रहें। आपके फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के पेपर नहीं होने वाले हैं, है ना। तो ये बात के लिए आप बेफिक्र रहें, घर पर रहें, पढ़ें और पढ़ाएं और अपनी कोर्स को कंप्लीट करने के बारे में विचार करें। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आपसे इजाज़त मांगता हूँ। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद।